बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाजरीन, आज के मेरे प्रोग्राम की जो मेहमान हैं वो एक नहायत ही बासलाहियत, जैसे बाकी मेहमान थे उनसे भी शायद ज़्यादा बासलाहियत है, क्योंकि ये एक फ़न से नहीं है, इनके अंदर मल्टी टैलेंट्स है। मल्टी टैलेंटेड फिजियोथेरेपिस्ट। शी इज़ अ डॉक्टर, a DPT. She is a pioneer of trampoline. She is so many things in her. She runs a complete entrepreneur. So ये एक एंटरप्रेन्योर भी है। इस तरीके से मैं अगर गिनवाता जाऊं तो इनकी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन मैं ये यकीनन चाहूँगा कि ये अपनी बातें खुद करें और आज इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनको मिले कि ये अपने बारे में बताएं। So to begin with, ladies and gentlemen, let me first welcome and introduce to you Dr. Zainab. Dr. Zainab, welcome to the show. Thank you so much. Zainab, मुझे ये बताइए कि if I ask एक पहला सवाल जो एक आम किया जाता है और जो बड़ा ज़रूरी है किसी के इंटरव्यू से पहले करना, कि उसको समझना या उसको जांचना या जानना या उनके बारे में जानना। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप एक्सप्लेन करना चाहें कि डॉक्टर ज़ैनब क्या हैं, तो आप कैसे बताएंगी? सो बेसिकली डॉक्टर ज़ैनब जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही वो स्पेशलाइज करती हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। उसके अलावा मैं एक फ़िटनेस कोच भी हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर फ्रॉम यूएस। ISSA बोर्ड है जहाँ से मैंने अपनी ये सर्टिफिकेशन की है। उसके अलावा वी प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जो एक्सेल करना चाहते हैं फ़िटनेस फील्ड में, क्योंकि फ़िटनेस फील्ड सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। उधर मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हो सकती हैं, रिहैब हो सकती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है। हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स या लोगों को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो वी इनकरेज, हम लोग अपने जो हमारी फैसिलिटी है वहाँ पे हम न्यू और यंग ग्रेजुएट्स को इनकरेज करते हैं वो आएँ, और हमारे पास टीम है भी एंड दे लर्न फ्रॉम दिस एंड वी आर फ्यू ऑफ अस आर द ओनली फिजियोथेरेपिस्ट जो फिटनेस इंडस्ट्री में इंटर हुए हैं। उससे पहले सिर्फ यही ट्रेंड था कि लोग जिम जाते थे, वहाँ पे एक्सरसाइजेस सीखते थे और फिर वो फिटनेस इंडस्ट्री में इंटर होते थे। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए कि ये जो फ़िटनेस के लिए आप एक फिजियोथेरेपिस्ट आप बनना चाहा आपने, ये एक मेडिकल फ़ील्ड के साथ इसका ताल्लुक है। इट्स लाइक डूइंग MBBS करते हैं कुछ लोग, कुछ DPT करते हैं, कुछ डेंटल बनते हैं और हैं। तो क्या आपको बचपन से आप यही करना चाहती थी, या आपको ये डायरेक्शन या ये लाइन है, या आपने कैसे इख्तियार की? कैसे इख्तियार की, जैसे आपने बात की कि MBBS और जैसे डेंटल है, दो डिफरेंट मेडिकल लाइंस हैं, वैसे ही एक DPT न्यू इमर्जिंग फील्ड है मेडिकल साइंस में। जैसे किसी की सर्जरी होती है या किसी का ऐसा मसला होता है जो सर्जरी या मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता, तो उसका जो हल है वो फिजियोथेरेपी में है। तो ये दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही फिजियोथेरेपी फील्ड डेवलप हुई थी। कुछ साल पहले जब मैंने फिजियोथेरेपी की डिग्री की DPT, तब इसका इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे खुद नहीं पता था। ऑल ऑफ अ सडन एक न्यूज़पेपर में मैंने जो है देखा था कि मतलब इस तरह ऐड आया हुआ है, सो आई वाज़ लाइक व्हाई नॉट चेक दिस आउट। तो फिर जब मैंने उसको थोड़ा-सा उसके अंदर स्टडी की, रिसर्च की, तो आई वाज़ लाइक कि इसमें स्कोप है, क्योंकि MBBS में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। लाइकवाइज़ डेंटल में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। तो हमेशा लोग उसी चीज़ के पीछे जाते हैं जो अभी नई चल रही होती है, जिसमें आप अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाई कि मैंने DPT चूज़ की। अच्छा, ये बताइए, ये जो हम आम तौर पे सुनते हैं हड्डी, जोड़ और पट्टे का मसाइल, हाँ और जी। उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, हाँ उसके जी। लिए रूमेटोलॉजिस्ट्स हैं, उसके लिए कुछ अब इमर्जिंग और लोग भी हैं जो कि थ्रू मसाजिंग भी इलाज करते हैं, और उसको कायरोप्रैक्टर। कायरो प्रैक्टिशनर्स भी कहते हैं, जो कि इतना आम नहीं है लेकिन हो रहा है। तो क्या ये आपकी जो फील्ड है, ये इन फील्ड्स में से किसके करीब तरीन है? ये इन सब में से किसी के भी करीब तरीन नहीं है। ओके। कायरोप्रैक्टर एक बिल्कुल अलग डिग्री है।
अगर हम बात करें जैसे मसाज की, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सेशन लोग करवाते हैं उसको, ठीक है। उसके हाँ कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते होंगे, लेकिन जो हमारी फील्ड है वो डील करती है मोस्टली मोबिलाइजेशन से, एक्सरसाइजेस से और इलेक्ट्रोथेरेपी में डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट की इन्फ्लेमेशन ट्रीट करने के लिए। अगर किसी को कोई टीयर है, टेंडन टीयर है, मसल टीयर है, कोई इंजरी हो गई है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उसकी रिकवरी होती है। रिकवरी के बाद एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल होता है कि वापस आपका वो बॉडी पार्ट जिसमें इंजरी या कोई मसला हुआ था वो वापस वैसे ही फंक्शन करना शुरू कर दे। अच्छा, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज़ हैं या इलेक्ट्रिसिटी से, या जिस तरह आपने बताया कि ये इलाज भी आपके यहाँ होता है, लोगों की ये सोच है कि शायद इससे एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ तक दुरुस्त है और इसको हाउ डू यू सपोर्ट दिस? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रिक करंट्स। हमारी अपनी बॉडी भी इलेक्ट्रिक करंट्स पे ही नेचुरली चल रही होती है। अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल करता है हमारे मसल्स को या जॉइंट्स को मूव करने के लिए, और वो एक इलेक्ट्रिक करंट ही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो है, मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट्स ही जनरेट हो रहे हैं जो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। हम जो इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करें उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ईएमएस है। ईएमएस है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा हाथ का काम है किसी चीज़ को लिफ्ट करना या अपनी उंगलियों को मोड़ना, तो एक रिलैक्स स्टेट में अगर मैं ईएमएस प्लेस करती हूँ किसी भी इंसान के हाथ में, और अगर वो अपना हाथ खुद से नहीं मोड़ सकता, तो होगा क्या कि वो ईएमएस हम प्लेस करेंगे उसकी मसल वैली के ऊपर, वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा उस मसल को और वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब उसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। तो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं, नॉट इलेक्ट्रिक करंट्स। अच्छा, जनरल टॉक के बाद मैं आपसे ख़ास तौर पे ये सवाल पूछूँगा कि ये चीज़ें जो हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इनकी वजूहात क्या हैं और फिर उनसे रिलेटेड जो है इलाज क्या है? ज़रूर। दूसरे हिस्से में, बट टू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपने यूएसए से भी एक कोर्स किया। वो कोर्स क्या था और आपने कैसा उसको पाया और हाउ डिड यू डू दैट? सो बेसिकली सिंस जैसे मैंने बताया कि मैं एक फ़िटनेस इंडस्ट्री से भी काम करती हूँ, एक फ़िटनेस कोच भी हूँ, तो एक फ़िटनेस कोच की ज़िम्मेदारी है कि वो एक इंसानी जिस्म को समझ सके। अच्छा, क्या एक मोटापे वाला इंसान, क्या भद्दा देखने वाला इंसान भी क्या फिज़िकली फिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं। एक जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हम बहुत पतले हैं, हम बहुत खाते हैं और हमें वेट गेन नहीं होता, वो भी वेट गेन कर सकते हैं। और जो शख्स ओबेसिटी मोटापे का शिकार है वो भी पतले हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो हाँ, आपके टेम्परेरी रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। हम क्या मेक श्योर करते हैं कि एक बंदा जो है, अगर लेट्स से वो पतला है, अगर उसने वेट गेन किया है तो वो चीज़ उसको मेंटेन कर सके। अगर एक इंसान जो जिसका ओवरवेट था, अगर उसका वेट रिड्यूस हुआ है, वो अच्छी बॉडी शेप में आ गया है, तो उस चीज़ को मेंटेन कर सके, ना कि वो वापस अपने उस लाइफ़स्टाइल में चला जाए और वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाए। अच्छा, ये जो आपने ट्रेनिंग ली और फिज़िकल ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत शौक था, कि तो क्या आप बचपन में स्पोर्ट्समैन थीं? मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में हूँ, तो अब मैं अपने कॉलेज में भी और अपनी यूनिवर्सिटी में भी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मेरी यूनिवर्सिटी लेवल पे आई वाज़ द कैप्टन, मैं कैप्टन थी गर्ल्स क्रिकेट टीम की। तो वाह! हम लोगों ने मैचेस काफ़ी हद तक जीते हैं, हुँ, हुँ। फाइनल ट्रॉफी भी हम लोग ही हुँ, लेकर आए थे। हुँ। तो और स्विमिंग भी मैं करती हूँ, अपनी एक्सरसाइज में शुरू से ही कर रही थी और उसके बाद ही मैंने जो है इस फील्ड में तो एक कप्तान में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए मैच जीतने के लिए? सबसे पहले तो कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, हुँ। अपनी टीम को यूनाइटेड रखना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई भी आपका टीम मेंबर लैक करता है, तो उसकी खामियों को देखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए उसको आप टीम से निकाल दें, उसको इनकरेज करें, ठीक है? उसको मोटिवेट करें, उसकी उन चीज़ों के ऊपर उसको तनकीद ना करें। यही आपकी एक टीम वर्क होती है। कोई भी मैच अगर जीता जाता है, तो वो टीम वर्क से जीता जाता है। और अगर एक कैप्टन होता है तो कैप्टन की एक सोच होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसके लिए वो आपका पूरा प्लान मैच जो है वो प्लान करता है, बताता है हम ऐसे खेलेंगे, हमारी ये फील्डिंग होनी चाहिए, लोग ऐसे खड़े होंगे। डिफरेंट स्पोर्ट्स में
तो टीम वर्क इज द की रोल जिसकी वजह से एक मैच जीता जाता है। अच्छा, एक जो खिलाड़ी है, हाँ जी जैसे आप स्पोर्ट्समैन थी और आपने क्रिकेट का शौक था और जी आपने क्रिकेट खेला, यू आर अ गुड बॉलर और अ बैट्समैन? आई वाज ऑलराउंडर। यू आर ऑलराउंडर। अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो है वो इंजरी का होना, हाँ जी वो एक ना ज़रूरी सी बात है कि इंजरी यकीनन हो जाती है स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। कॉजेज़ क्या हैं आपके एक्सपीरियंस में अब तक? दो यू आर वेरी यंग और लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर जो है आपने एक एक्सेलेंस हासिल की है, जो हम जानते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादातर जो इंजरीज़ हैं, उनका कॉज़ क्या होता है? अच्छा, अगर हम बात करें हमारे अपनी कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन्स की, होता ये है कि अभी माशाल्लाह से शुक्र है कि अवेयरनेस आ चुकी है। इसको कहते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग। ठीक है, हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसकी एक कंडीशनिंग ट्रेनिंग होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे मैनूवर्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। आपने किक मारनी है, आपने लेटरल पाँव के बाहर वाली साइड से किक मारनी है। आपकी बॉडी ट्रेन नहीं होती वैसे करने के लिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर जो लोग सिर्फ खेल रहे होते हैं तो उनके जो लिगामेंट्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे जॉइंट्स को आपस में होल्ड रखते हैं, वो वीक होते हैं। मोस्टली केसेस में अगर हम स्पोर्ट्स इंजरीज देखें उसमें लिगामेंटस इंजरीज ही होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग नहीं हुई होती। अगर उनकी कंडीशनिंग हुई भी हो तो वो किसी भी हद तक का ट्रॉमा या फॉल टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एज कौन सी है? लाइक जब इंजरी की मोस्ट प्रोन एज क्या है? देयर इज़ नो मोस्ट प्रोन फॉर इंजरी, इट्स जस्ट दैट कि अगर इंजरी हो जाए तो उसको देयर एंड देन ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होती, वो पहले एक्यूट इंजरी होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, आपकी जो मोबिलिटी है उस पर्टिकुलर पार्ट की वो कम हो जाएगी। ठीक है, आप फॉर सम टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि चलें ठीक हो गया। ठीक है, ओवर 5 to 6 डेज आपको लगता है स्वेलिंग कम हो गई, पेन कम हो गई, मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप उसको सही से ट्रीट नहीं करते तो वो लॉन्ग टर्म में जाके आपकी क्रॉनिक इंजरी बन जाती है और वो फर्दर अगर उसको वापस कोई ट्रॉमा हो तो वो वापस और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा, you are also मुजिद of trampoline. What is that project? ओके, सो बेसिकली ट्रैम्पोलिन इज़ जिस पे बच्चे जंप करते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी चीज़ है। तो हम लोगों ने इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस कराई थी, ट्रैम्पोलिन क्लास कराई थी उन लोगों के लिए जो लोग बहुत स्टबन, जिनका वेट था जो लूज़ नहीं होता था। तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो है सेलुलाइट्स बहुत इजीली लूज़ करती है। सेलुलाइट्स जो है फैट बॉडी सेल्स हैं जो मौजूद होते हैं हमारी स्किन के नीचे, उनको बहुत जल्दी शेड ऑफ करती है। तो इसकी वजह से जो आपका जो है बॉडी के बाहर जो फैट मौजूद होता है जो कि बेसिकली स्किन के नीचे होता है, वो बहुत आराम से शेड ऑफ होता है। उसके अलावा उसमें बैलेंस कंट्रोल बहुत अच्छा आपका मेंटेन होता है। जैसे कि नीज़ के लिए इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर नीज़, जिनका कोऑर्डिनेशन या जिनका बैलेंस का इशू है, वो अगर ट्रैम्पोलिन पे एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी नीज़, क्योंकि नीज़ हमारी बॉडी वेट को लेती हैं और फिर हमारे एंकल जॉइंट Like को, a shock absorber. बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो वो उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशनिंग एक एक्सरसाइज़ है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन आई वुड रिकमेंड वो है तो वो ट्रैम्पोलिन ज़रूर करे, उसकी नीज़ उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। बहुत स्ट्रांग होगी। नाज़रीन, हमारे वक्त प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है, तो अब तकरीबन दरमियान आ चुका है। हम यहाँ पे एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और इसके बाद डॉक्टर ज़ैनब से हम हार्डकोर बातें करेंगे उनकी फ़ील्ड के बारे में। अभी तक ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आएँगे तो हार्डकोर बातें करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इससे पहले हमने डॉक्टर ज़ैनब से इंट्रोडक्शन ही हासिल किया कि उन्होंने फील्ड में, खेल की दुनिया में और बाकी चीज़ों में क्या-क्या किया, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उन्होंने हमें बड़े मुफ़ीद बातें बताई। लेकिन अब जो सवाल मैं उनसे करने जा रहा हूँ, वो थोड़ा-सा हार्डकोर सवाल है। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि वो बच्चे या वो लोग जो कि मारूसी तौर पे या वैसे बाद में किसी भी एलिमेंट का शिकार हो जाते हैं और वो स्पेशल बन जाते हैं और हैंडीकैप हो जाते हैं, तो क्या उनका इलाज इनकी फ़ील्ड के अंदर मुमकिन है? और अगर वो मुमकिन है तो वो कैसे है? और ये कैसे होता है और इलाज क्या है?
जी डॉक्टर ज़ैनब, इस पे हमें ज़रा तफसील से बताइए। अच्छा, अगर आप लोगों ने सुना हो कि हम स्पेशल चाइल्ड की एक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि एक कंडीशन है जिसको सीपी चाइल्ड कहते हैं, जो कि सेरेब्रल पाल्सी है। वो होती तब है कि जब एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका जो बेबी है, ठीक है, वो डिलीवर हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसमें आप रोया नहीं और उसकी डिलेड रोना हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उस डिलेड रोने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स आपकी ब्रेन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो वो इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो उसपे ये होता है कि बच्चा जो है वो रोता नहीं है, ठीक है? वो सोता बहुत ज़्यादा है, वो मूवमेंट नहीं करता, उसकी नेक होल्डन बहुत लूज़ है, वो जो है रोल नहीं हो पा रहा, वो बैठ नहीं रहा, उसके मसल्स बहुत लूज़ हैं, टोन नहीं महसूस हो रही मसल्स की, जॉइंट्स बहुत फ्लैपी हैं, एज़ इन कि उनकी एब्नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, कंट्रोल मूवमेंट्स नहीं हैं। तो ये कुछ जो है सिम्पटम्स हैं उस चीज़ के। अक्सर लोग इसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, पेरेंट्स। मोस्टली ये चीज़ हम लोगों ने जो नोट की है वो उन लोगों में नोट की है जिनको इस चीज़ की एजुकेशन नहीं होती कि बच्चों में ये सारे साइंस देखने होते हैं। अगर हम उन लोगों की बात करें जो थोड़े से एजुकेटेड हैं, तो वो सर्च करके अपने बच्चे को रिलेट करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोस्टली ये केसेस उन लोगों में देखे हैं जिनमें तो अवेयरनेस नहीं होती। तो वो जब हमारे पास आते हैं तो काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो चुका होता है। या तो बच्चे बहुत स्पैस्टिक होते हैं, स्पैस्टिक मतलब उनके मसल्स बहुत टेंस हो चुके होते हैं कि वो मूव नहीं हो पा रहे होते। एक कंडीशन ये होती है, और एक कंडीशन ये होती है कि उसमें वो बहुत लूज़ होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनकी आई मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं होती। फिर एक फिज़ियोथेरेपिस्ट का वहाँ पे रोल आता है। अगर बहुत स्पेसिफिक उसका होता है तो उसमें हम बहुत सारी स्ट्रेचिंग और मोबिलाइज़ेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज़ेशन करते हैं कि उनके मसल्स वापस रिलैक्स हों और जो है अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में आएँ जो होनी चाहिए। उसके बाद उनकी कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़। बच्चों के लिए बच्चों की तरह की एक्सरसाइजेज़ या कुछ प्ले टॉयज़ होते हैं जिनमें हम उनकी कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अगर उनके मसल्स बहुत लूज़ हैं, ऐज़ इन कोई टोन नहीं है, तो उसमें फिर हम मोडालिटीज़ भी इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज़ेज़, सस्टेन्ड एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं कि मसल्स को वापस ये पैगाम मिले कि उन्होंने अपनी हरकत में आना है। तो इससे काफ़ी हद तक उनकी टोन और उनकी मसल की जो कंडीशन है या कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको क्लब फुट कहते हैं। ये भी एक पैदाइशी ही कंडीशन है। इसमें बच्चे का पाँव जो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। हमारा अंदर पाँव के अंदर की तरफ का जो लिगामेंट होता है, वो शॉर्ट हो जाता है माँ के पेट से ही। अक्सर लोग हमारे पास उस कंडीशन से भी आते हैं, बहुत रेयर कंडीशन है लेकिन होती है। उसमें भी फिज़ियोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हम कोशिश करते हैं कि उसका जो लिगामेंट है उसको वापस इस हद तक उसको मोबिलाइज़ करें, उसको स्ट्रेच करें कि वो अपनी कंडीशन पर अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पर आ जाए। अगर वो नहीं आता तो उसमें फिर ऑर्थोसिस का काम आ जाता है। उनके लिए स्पेशल शूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं जो वो पहनते हैं और उसमें काफ़ी हद तक उनको मदद मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग पोलियो का शिकार हो जाते हैं और उनको फिर चलने-फिरने में दिक्कत होती है और उनका नीचे वाला धड़ जो है वो हो जाता है, तो क्या फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर उसका भी मुकम्मल इलाज है या कि पार्शियली आप मोबिलाइज़ कर सकते हैं या सर्जरी है या आप ही उसके तबीब हैं? पोलियो एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंटरनली है, वो आपके इंटरनली ही मसल्स और न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट कर देती है। फिज़ियोथेरेपी उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसके लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके उसकी जो डेली की काम है उसमें उसको हेल्प कर सके। लेकिन ये एक वही वाली बात है जिससे लाइलाज वाली चीज़ हो गई कि लोगों को चाहिए कि अपनी इस पोलियो की चीज़ को जो है बिल्कुल भी लाइट ना लें। हम उनकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइए कि ये जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अक्सर जाके तो लोगों के जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं, उनके अंदर दर्द शुरू हो जाता है और फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी तकलीफ़देह होती है और लेकिन यंग लोगों में भी हो जाता है ये। तो क्या सूरतें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफ़ जो है वो हम गुज़ार सकें? वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या है? और आपकी नुक्ता नज़र से और अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जिनका आप ज़िक्र कर सकती हैं, तो उनका फिर क्या इलाज है? अगर हम बात करें ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, बहुत 2 कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोगों ने सुनी हुई हैं लोगों से और आपस में भी डिस्कस करते हैं कि जोड़ों में गैप आ गया है,
वो कम हो गया है, ऐसा नहीं होता खास आपके। तौर पे जो स्पाइन है उसके इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, जिसका स्पाइन सोने से लेटने से आम तौर पे वैसे कहा जाता है कि आपका तकिया खराब था, आप कैसे तकिए पे सोते हैं। मुझे कुछ लोगों ने पूछा, जब मैंने उन्हें कहा कि मेरी बैक में दर्द है, आप क्या जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि कुछ ने पूछा कि तकिया आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, आपका मैट्रेस किस कंडीशन का है। तो क्या इन चीज़ों का भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है इंसान की स्पाइन पे, और तो इसका मतलब यह है कि पॉस्चर का कोई इससे ताल्लुक है? बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छी बात की, तकिया और मैट्रेस और इसका क्या रोल हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। बेसिकली जो तकिया और मैट्रेस की अगर हम बात करें, तो वो जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। लेट्स सपोज़ अगर आपका तकिया बहुत हाई है, तो आपके जो नेक के मसल्स हैं और शोल्डर्स के मसल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली इस पोज़ीशन में होल्ड हैं, जो कि उनकी असल पोज़ीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक रिलैक्स्ड पोज़ीशन में हो। लेकिन आप जब ऊँचा तकिया लेते हैं, तो वो एक टेंशन में चले जाते हैं। उस चीज़ को अगर आप फॉर लॉन्ग पीरियड इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मसल्स जो हैं स्टिफ़ होना शुरू हो जाते हैं, टाइट होना शुरू हो जाते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सर्वाइकल की वर्टिब्रास हैं, वो बहुत टाइट हो जाती हैं कि आपको मोबिलिटी नहीं मिल रही होती। अगर हम मैट्रेस की बात करें, तो मैट्रेस भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी नॉर्मल स्पाइन का कर्व, जो आपकी बैक के मसल्स हैं, वो रिलैक्स हों। कुछ लोगों के मैट्रेसेस बहुत हार्ड होते हैं, वो भी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। कुछ लोगों के मैट्रेसेस बहुत सॉफ्ट होते हैं कि उसमें आप अपने आप को करवट भी आप बड़ी मुश्किल से ही ले सकते हैं। तो इस सारी चीज़ का बताने का मकसद ये है कि आपके जो मसल्स हैं, सोने का मकसद क्या है कि आप रिलैक्स करें। अगर उस टाइम पे भी आप अपने मसल से एक्स्ट्रा एफर्ट करवा रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, अनकॉन्शियसली आपकी जो बॉडी टोन है, आपका बॉडी पोस्चर है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो टेंशन में चले जाते हैं। जब वो टेंशन में चले जाते हैं, तो उसकी अंडरलाइंग जो हमारी बोन्स हैं, वो टेंशन में चली जाती है और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मसाइल आते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप फिजिकल ट्रेनर भी हैं क्योंकि, और आपने इसकी डिग्री भी हासिल कर रखी है और आप इसी चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रही हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो ये कि ये किस एज से जो नॉर्मल आजकल जिम का कॉन्सेप्ट है, जी। एक वो कॉन्सेप्ट और एक आउटडोर आम पार्क में या खेल के मैदान में खेलना, इन दोनों का मुवाजना ज़रा कीजिए एज एन एक्सपर्ट। मुझे वो बताइए ताकि लोग भी सुन सकें कि कौन सी चीज़, दोनों चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन क्या ये एतदाल से होनी चाहिए या कौन सी किस चीज़ में बेहतर है? एक तो ये हमें बताइए। दूसरा ये बताइए कि किस एज ग्रुप से फिज़िकल जो ये एक्टिविटी है, वो जो है वो उसको शुरू करना चाहिए? स्पेशली मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो मेरा मकसद आपसे पूछना है कि किस एज ग्रुप से बच्चे-बच्चियाँ जो हैं वो वेट लिफ्टिंग और अपने जिस्म को वो जो बनाना होता है, एक मस्कुलर तरीके से उसको क्रिएट करना, वो किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, सो बेसिकली कोई एज लिमिट नहीं है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की। जहाँ पे आपने बात की कि एक पार्क में जाके कोई स्पोर्ट खेलना या वॉक करना और एक जिम में जाके एक्सरसाइज करना, जब आप एक पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट लाइक आप एक ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक पार्क में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इट्स नथिंग लाइक कि आप जिम वाली एक्टिविटीज़ करें। अगर हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे डिफरेंट मसल्स को टारगेट करते हैं और जो आपका गोल होता है वो अचीव कराते हैं। लेजर टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं पार्क में, लेकिन अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं कि आपने स्पेसिफिकली मसल गेन करना है या आपने फैट लॉस करना है, तो उसके लिए आपको जिम की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक आपने बात की कि किस एज में, जैसे मोस्टली लड़के ही इस चीज़ में वो होते हैं इन्वॉल्व कि हमें मसल्स बनाने हैं और ये करना है वो करना है। हमारी कुछ एंड प्लेट्स होती हैं बोन्स में, उनको एपिफाइजल प्लेट्स कहते हैं। उसका ये रोल होता है कि वो ग्रोथ फैक्टर में हमें हेल्प करता है। जब बच्चों की एक ग्रोइंग एज होती है, ठीक है, उसमें हम उनको इनकरेज करते हैं कि मोस्टली वो जंप्स में और जो है एज इन जिसमें उनकी मैक्सिमम एक्सर्शनल एक्टिविटी हो, उसमें इन्वॉल्व हों। जब बात करते हैं मसल गेन की, तो उसमें कुछ ऐसे फूड फैक्टर्स आ जाते हैं जो हम लोगों ने प्रोवाइड करने होते हैं, जिसकी वजह से आपका मसल गेन होता है। तो वी इनकरेज कि एटलीस्ट आफ्टर 15 जो है प्रॉपर वेट लिफ्टिंग शुरू करें, ताकि उनके जो मसल्स और जो जॉइंट्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि वो एक हैवी वेट लिफ्ट करें। क्योंकि जब आप वेट लिफ्टिंग की तरफ जाते हैं, उससे आपका वेट गेन होता है या लूज़ होता है, आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करते हैं एक वेट के ऊपर। सपोज़ अगर आप 5 केजी लिफ्ट करें, उस पे आपका कभी मसल गेन नहीं होगा और उस पे ही आपका कभी वेट लॉस नहीं होगा। तो आपने
आपने इंक्रीज करना है अपने वेट को, तो देयर इज लाइक कि अगर व्हेन योर मसल्स एंड योर जॉइंट्स आर स्टेबल इनफ कि वो उस वेट को और उससे प्रोग्रेसिव वेट्स को लिफ्ट कर सकें, तो आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आजकल एक और चीज़ जो बड़ी कॉमनली स्टार्ट हो गई है वो ये कुछ अर्सा एक्सक्यूज मी, कुछ अर्सा पहले तक तो इसका इतना इल्म नहीं था या इतना नॉलेज नहीं था कि लोग अपने जिस्म को और अपनी बॉडी को टोन अप करते थे और अपने आप को खूबसूरत दिखने में लोग आमतौर पे भाग दौड़ कर लेते थे। उनको ये इस चीज़ के बारे में कोई इतनी अवेयरनेस थी। जहाँ जहाँ हमने बाकी चीज़ों में तरक्की की है, इस इंडस्ट्री में भी इस चीज़ की भी बहुत तरक्की हुई है। उसके लिए एज अ एक्सपर्ट आपका क्या कहना है कि ये अच्छी चीज़ है या इसको किस हद तक करना चाहिए, या इसके साथ कुछ लोग अब सप्लीमेंट्स खाते हैं, क्या वो दुरुस्त है खाना, और क्या उनको छोड़ के उसके बदले में कुछ और चीज़ का खाना? ज़रा इसके बारे में लोगों को ज़रूर अवेयरनेस दीजिए। अच्छा, जो हमारे पुराने लोग थे, ठीक है, जो जिनको हम अपने बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है, उनमें एक चीज़ की अवेयरनेस थी कि उन्होंने वॉक करनी है। जब हमारा सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, हम लोग काउच पोटैटोज़ हो गए, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एक आ गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जिनकी बॉडी देख के आप खुद बेशक आउट ऑफ शेप हो, लेकिन उनको देख के आपको होता था यार मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो आई थिंक उसका एक रोल है कि जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन जो है, एटलीस्ट वो लोग एक्टिव हो चुके हैं इस चीज़ में कि वो वापस फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज वो ये चीज़ यही होती कि चलें, पुराने लोग तो करते थे, उनको पता था कि वॉक करनी है, उसके ये फ़ायदे हैं, हम लोग नहीं करते थे। जहाँ तक बात है सप्लीमेंटेशन की, जब हमारे पास कोई पेशेंट या क्लाइंट आता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर किसी में है, ठीक है। विटामिन डी हम लोग टेस्ट करा लेते हैं ताकि अगर कोई ऐसी एडवर्स एक्टिविटी करें जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर या बोन के कोई इशू हो जाए तो वो ना हो। उसके लिए हम विटामिन डी रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम रिकमेंड करते हैं, मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कुछ सप्लीमेंटेशन होती है, हम वो बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते, जिनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं, हम लोग उस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। दैट इज़ समथिंग कि आप अपनी बॉडी को नुकसान दे रहे हैं। यही चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी अल्लाह ताला बना रहे हैं, स्टेरॉइड्स आपके अंदर हैं। अगर आप उनका बाहर की सोर्स से उनको कंज्यूम करते हैं तो ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं। हर चीज़ का एक बैलेंस है, ठीक है। आपको आप हर चीज़ का एक बैलेंस है, आपने खाना खाना है वो बैलेंस में खाना है। उससे ज़्यादा खाना खाएँगे तो मसला हो जाएगा, लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वेट गेन हो जाता है। वैसे ही अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बाहर की सोर्स से कंज़्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे लोग ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं कि उनके मसल्स बड़े होंगे, ठीक है। उसके साथ-साथ सिर्फ़ उनके मसल्स नहीं बड़े होते, उनका दिल बड़ा होता है, ठीक है? उनके लिवर बड़ा हो जाता है, उनकी किडनीज़ बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? तो ये क्योंकि ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है कि उसने सारी चीज़ों को बड़ा करना है, तो वो आपका सिर्फ़ मसल बड़ा नहीं करता। आपके डिफरेंट औज़ार जो आपके अंदर मौजूद है बॉडी के, वो उनको भी बड़ा करता है, और जब वो बड़े होते हैं तो फिर बहुत सारे मसले होते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक बात है जो कि बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा ने की है, और इसका बहुत हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ ने ग्रोथ की है, वहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस ने भी ग्रोथ की है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल हो गया। अब जैसे आईटी की दौर में हर चीज़ की नॉलेज जो है वो बिल्कुल। मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि फ़िज़िकल ट्रेनर और एक इंसान का दूसरे की ज़िंदगी में कहाँ तक अमल दखल होना चाहिए? एक अच्छा, एक समझदार फिज़िकल ट्रेनर जो है, एक दूसरे इंसान की जो शख्सियत है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी आउटलुक है, उसको बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकता है। जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उनकी आउटलुक इम्प्रूव होगी, ठीक है? उनको एज़ इन टू स्टे ऑन द वॉक ऑफ लाइफ़, ठीक है? वो चीज़ उनकी बेहतर होगी, क्योंकि अक्सर लोग बहुत सारे टॉन्ट्स उनको सुनने को मिलते हैं जो किसी भी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है? तो वो एक बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। अब एक अच्छा ट्रेनर क्या होता है कि वो उस शख्स को, उसकी बॉडी को समझे। हर इंसान की बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करती है, ठीक है? तो ट्रेनर को चाहिए एक थॉरोली एक इंटरव्यू, एक वन ऑन वन सेशन उसका हो उसके क्लाइंट के साथ, उसको समझे, उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसकी बॉडी काम क्या करती है, उसकी बॉडी किन फूड चॉइसेस को रिस्पॉन्ड करती है, कौन से फूड चॉइसेस उसकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं।
उसके अलावा उसकी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज मुफीद होंगी वो समझना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से समझ लेता है और अगर उसको भी इस चीज़ की समझ है कि ये चीज़ें मैं चेंज करूँगा, उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, तो वो जो दूसरा आपका क्लाइंट है या आपका पेशेंट है, ठीक है, उसको फ़ायदा होगा, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ, उस ट्रेनर की भी ग्रोथ होगी और उसको भी फ़ायदा होगा। बहुत खूब डॉक्टर साहबा, हमारे पास चूँकि वक्त बहुत कम है, नहीं तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो आपसे रहता था कि न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ तक और किन चीज़ों में ज़्यादा न्यूट्रिशन है, वो कैसे प्लान करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, पोस्चर्स कैसे होने चाहिए जो कि आपको बैठने के लिए, उठने के लिए, लेटने के लिए चाहिए, वो हमें आपसे जानना था। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम आपसे और बहुत सारे सवाल करेंगे। अब वक्त ख़त्म क्योंकि हुआ जाता है और मैं इसी नोट पे इख्तिताम भी करूँगा कि रमज़ान के महीने में फास्टिंग जो है ये ख़ुद एक बहुत बड़ी थेरेपी है। तो इसको अपनाइए और इसके मुताबिक काम कीजिए। ओवर ईटिंग कभी ना कीजिए और अपने आप से मोहब्बत करें। अपने आप से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर हेल्दी और अच्छा रखें। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि हम इसको अपने प्रोग्राम को बंद कीजिए, कोई लास्ट पैगाम आप देना चाहें लोगों को तो आप दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको कोई मैसेज दे रही है जिसकी वजह से कोई मसला हो सकता है, तो उसको ज़रूर सुने, ठीक है, क्योंकि आपको बता रही होती है कि मसला हो रहा है और हम उसको लेट गो करते हैं और उसको देयर एंड देन एड्रेस करें। सेकेंडली, जितनी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं हों, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो चुका है और जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, हमारी इंटरनल बॉडी भी डिटोरिएट करती है और हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव वेरी करें। गुड। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।